हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एक्सप्रो। सो आज का जो इस सीरीज़ का जो पहला टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए भी और सबके लिए। बहुत बार मुझसे हर बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी मैं मिलता हूँ कि कल वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी यही क्वेश्चन था मेनली कि हाउ टू रिवाइज। ठीक है, तो पहली बात तो कि जब एज अ फ्रेशर जब मैं था, जब अपन प्रिपरेशन करते हैं 3rd-4th ईयर में, जब भी अपन कोचिंग जाते हैं तो उस टाइम कंटिन्यू में सब्जेक्ट चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है क्योंकि 2 कैटेगरी के लोग होते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, 3 कैटेगरी ले लो। पहली कैटेगरी होती है जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक करते हैं कि जो कोचिंग जाते हैं नॉर्मली, कि जैसे जैसे क्लास चलती आती है वो आगे वाला सब्जेक्ट पढ़ते जाते हैं, उनको लगता है कि पुराना सब्जेक्ट उनको याद है। ठीक है, लेकिन फिर जब फाइनली जब 3-4 महीने हो जाते हैं, जब उस सब्जेक्ट को उठाने की बारी आती है तो आपको खुद के नोट्स आपको समझ में नहीं आते हैं कि ये मेरे ही नोट्स हैं, किसने लिखे हैं। वो सब्जेक्ट बेसिकली उस सब्जेक्ट से पूरा नाता टूट जाता है अपना। ठीक है, सेकंड कैटेगरी लोग होते हैं कि जिनको एहसास है इस चीज़ का कि रिवीजन कितना ज़रूरी है, किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन कितना ज़रूरी है, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, फॉर ड्यू टू मैनी रीजंस, मुझे पता है नहीं हो पाता है, नहीं बचता इतना टाइम और उस मेंटल स्टेट में नहीं हो पाता है। एक तो बोझ सा लगता है कि दोबारा यार इसी चीज़ को पढ़ी हुई चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं अपन। लेकिन इस चीज़ का मैं बाद में जब डिस्कस करूँगा कि क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, कि आपको पूरी फील आएगी कि हाँ होता था, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था और बिल्कुल हुआ है, पूरे साल हुआ है, इस साल भी हुआ है। ऐसे बात नहीं है कि जब मैं फ्रेशर था तभी हुआ है, ड्रॉपर के टाइम भी हुआ है। ठीक है, तो उसकी बात नहीं। और तीसरे लोग हैं जो रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये पूरी जो भी अपनी सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है, इसको चालू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको सुननी सबकी है। ठीक है, लेकिन करना वही जो आपके लिए बेस्ट है, आपको जो आपके लिए बेस्ट लगता है। मैंने आज कुछ बोला, आप वो नहीं करते हैं। ठीक है, वो आप नहीं करते हैं, इन जनरल लाइफ अभी तक नहीं करते आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कल से तुमको उठ के वो ही फॉलो करना है। तुम्हारी अच्छी खासी गाड़ी चल रही है, उसको तुम बिगाड़ो पूरा और फिर इस चीज़ को फॉलो करने लग जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चीज़ें तब फॉलो करो जब तुम्हारी जो करंट सिचुएशन है, तुम उससे खुश नहीं हो, तुम्हारा उससे काम नहीं बन रहा है, तो दूसरों की चीज़ें ट्राई करो। लेकिन जब तुम्हारी गाड़ी चल रही है अच्छी तरह से, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया हो रहा है, वैसे तो देखो, पहली बात तो बढ़िया सबके साथ होता है। अपन स्टूडेंट है, अपन को लगता है, अपन को डर लगता है कि अपन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना, तो अपने आप ये सारा जो भी तुम्हारी मेहनत तुम्हारी कंपाइल हो जाएगी। तो ये मत सोचना कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, सही नहीं है, या सही है, जो भी है, बस एक डायरेक्शन में रखो, एक सिंगल मोटिव रखो और उस पर चलते रहो। ठीक है, तो अगेन घूम फिर के वही बात है कि सुननी खुद की ही है, जो तुम्हारे लिए बेस्ट है वो तुमको खुद से ही पता पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं बताएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं इसको 2 सेक्शंस में तोड़ दूंगा, एक आज एक कल। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं, चालू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो जैसा कि मैंने डिस्कस करा कि इसमें 3 कैटेगरी लोग होते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो जो फ्रेशर्स हैं, जो बिल्कुल अभी 2nd या 3rd ईयर में हैं या 4th ईयर में जो भी हैं, तो उनको ड्रॉपर तक आते तो एहसास हो जाता है फाइनली, क्योंकि एक बार गेट का पेपर दे चुके होते हैं। तो लास्ट का जो 1 मंथ 2 मंथ होता है उसमें जब रिवीजन करते हैं तो उनको पता पड़ जाता है कि हाँ अपन ने क्या गलती करी है। सबसे बड़ी गलती है गेट की प्रिपरेशन के टाइम की, सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो फ्रेशर है। ठीक है, तो अगर मैं आज मेरे पुराने पास्ट को कुछ बोल पाऊँ कि भाई तूने ये गलती, सिर्फ एक गलती कि बहुत सारी गलतियों में सिर्फ एक गलती बताऊँगा, तो मैं उसको ये बोलूँगा कि भाई तेरे जितने भी सब्जेक्ट हैं 12-13 जो भी तू जैसे भी गिनता है, उसमें से तू भले ही 6 कर, लेकिन वो 6 को रिवाइज करते रहना। ठीक है, उन 6 को पढ़ के भी अगर गेट दे के आओगे तुम क्रैक कर लोगे। लेकिन यही है कि तुम 13 पढ़ दिए और पुराने वाले जाते रहे, रेत होती है ना, रेत निकलती रहती है हाथ से, तो जा रही, तुम ऊपर से डाले जा रहे हो, हाथ में तो उतना ही है। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से गेट में पूरा सब्जेक्ट पहली बात तो नहीं करने होते हैं। ठीक है, हो जाए तो बहुत वेल एंड गुड, नहीं हो पाते हैं पहली बात तो पॉसिबल नहीं। तुमको ये देखना है कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, मेरी मुट्ठी कितनी है, इसमें कितनी मैं रेत भर सकता हूँ। ठीक है, वो रेत निकलेगी, तुम कुछ भी कर लो। ठीक है, तो तुमको उसको आइडेंटिफाई करना है। तो चालू करते हैं कि कैसे कैसे। तो मैंने इसको बेसिकली 4 स्टेप में तोड़ा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है रिवीजन करना, ऐसा कोई भारी काम नहीं है। सो पहली बात तो कि ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को पहले से पता था कि ये चीज़ें ऐसे होने वाली है।
ठीक है, कि ऐसे ही पढ़ना था, इन्हीं को पढ़ना था, ऐसे। ये बाद में अपने आप धीरे धीरे तुमको खुद को समझ में आ जाएगा, ठीक है, सबका अपना अपना होता है। तो पहला इसके अंदर है कि तुम्हारे जो भी सब्जेक्ट उनको ग्रुप करो, ठीक है। ग्रुप कैसे करना है अभी डिटेल में जाऊँगा बाद में मैं, ठीक है। सेकंड है इंडेक्सिंग, सबसे फेवरेट चीज़ मेरी, जो मैं जाने अनजाने में काफ़ी टाइम से करता आया हूँ, ठीक है। काफ़ी टाइम से तो नहीं, लेकिन जब से मैंने यूट्यूब देखना चालू करा है, यूट्यूब देखने में क्या होता था कि बहुत सारे सब्जेक्ट मेरे बिखरे हुए रहते थे ना, बहुत सारे टॉपिक्स जो थे बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे, ठीक है। तो उनको मेरे को अरेंज करने के लिए मैं ना माइंड के अंदर ही कि अच्छा ये मैंने यहाँ से पढ़ा, ये मैंने यहाँ से पढ़ा, ये मैंने यहाँ से पढ़ा, तो ये करते करते मेरे को इंडेक्सिंग, एक तरह से इंडेक्स बनने लग गया मेरे माइंड के अंदर ही, ठीक है। कभी बुक में बना लेता था, कभी माइंड में बना लेता था, ठीक है। तो वो इंडेक्स मेरे लिए बहुत बहुत काम में आया। कैसा है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। थर्ड जो है, ठीक है, सेकंड वाला जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड जो है, थर्ड में बेसिकली कोर सब्जेक्ट्स के लिए काम में आएगा, ठीक है। तुम 2-3 एक्स्ट्रा और सब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। ब्रेक द सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट को तोड़ो। अब वो कैसे तोड़ना है उसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। आराम से ब्रेकेबल हैं सारे सब्जेक्ट। इससे फ़ायदा क्या होगा अभी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल जो है वो है तुम्हारा टेस्ट सीरीज़, ठीक है। सब नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते इसका भी कारण है, ठीक है। सबकॉन्शियसली तुम सबको भी पता है और मुझे भी पता है, ठीक है। तो बात करेंगे इसके बारे में भी अपन इसी वीडियो के अंदर। काफ़ी बड़ा वीडियो होने वाला है, तो थोड़ा सा बेयर विथ में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे फेवरेट टॉपिक हो सकता है ये सभी बच्चों के लिए, सभी ठीक है। सबको सुनना है कि रिवीजन कैसे करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि मैं ऐसा कोई सुपर नहीं हूँ कि मेरा रिवीजन बहुत अच्छा रहता था, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं मेरा। लेकिन हाँ ये था कि एक उस अमाउंट पे कि मेरे माइंड के अंदर फ्रेमवर्क तैयार रहता था कि हाँ कब किस टाइम पे क्या रिवीजन करना है। तो उसके बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है इसके अंदर वो है ग्रुप द सब्जेक्ट्स। सबसे वास्ट पॉइंट होने वाला है, क्या पता वीडियो इसी में पूरा हो जाए, ठीक है। बाकी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। तो पहली बात करते हैं। तो पहला जो है तुम्हारे पास ग्रुप द सब्जेक्ट्स, ठीक है। ग्रुपिंग कैसे करनी है आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा अभी। तो मैंने क्या करा था मैं मेरा बताता हूँ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर सुनना प्लीज़। सब मेरे हिसाब से तो ये फॉलो करना चाहिए सबको। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ करते हैं लोग बाग पूरी गेट की प्रिपरेशन में, वो करते हैं वेस्टिंग, टाइम की बर्बादी। अब वो कैसे करते हैं अभी समझाता हूँ, तुमको खुद को फील आ जाएगी। तो पहला जो है तुमको सब्जेक्ट्स को तोड़ना है, ठीक है। अब मैंने कैसे तोड़ा था, मैंने तोड़ा था पहला पॉइंट नो रिवाइज सब्जेक्ट, जिनको मैं कभी रिवाइज नहीं करता था, सिर्फ एक बार पढ़ लिया। ABCD होती है ना, ABCD, तो ABCD को बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है। तो उतने ही बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं तुम्हारे नेटवर्क और कंट्रोल, ठीक है, कोई नई बात नहीं है इसमें। अब तुम बोलोगे कि नेटवर्क कंट्रोल के अंदर भी 2-3 चीज़ें हैं कि जो रिवाइज करने लायक हैं, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं अपन। लेकिन सबसे बेसिक KCL केवल बार बार तो रिवाइज करने की थोड़ी जरूरत है तुम्हें। तुमने एक बार अच्छे से नोट्स बनाने हैं, सिर्फ एक कॉपी में, ऐसा नहीं भर रहे हैं कॉपियाँ, उसके अंदर अपन क्वेश्चन डाल रहे हैं, पता नहीं तरह तरह के, तो अपन ने क्वेश्चन डाल दिए। नेटवर्क और कंट्रोल की कॉपी में सिर्फ एक क्वेश्चन पर टॉपिक होना चाहिए एज एग्जाम्पल, और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। पर सब्जेक्ट वाइज में एक लेक्चर बाद में बनाऊंगा कि एक सब्जेक्ट को प्रॉपर, जैसे नेटवर्क हो गया तो उसको नेटवर्क को कैसे तैयार करना है। अभी इतना टाइम नहीं है तो इसलिए और बता रहा हूँ कि तुमको पहली जो कैटेगरी बनानी है वो बनानी नो रिवाइज सब्जेक्ट। नो रिवाइज सब्जेक्ट के अंदर तुम्हें ऐसे सब्जेक्ट, इनको तुमने एक बार पढ़ लिया, तुमको इन्हें दोबारा नहीं देखना है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए प्लीज़, ठीक है। सबसे बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, तुमको भी पता, सबसे पहले पढ़ाए जाते हैं नेटवर्क और कंट्रोल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या रहता है डिटेल में बाद में जाएंगे, बस सिंपल सा मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। सबसे पहले तुम नेटवर्क पढ़ते हो, मान लेते हैं एग्जांपल लेने, तो नेटवर्क पढ़ लिया, बिल्कुल डिटेल में पढ़ा, अच्छे से नोट्स बनाए, प्रॉपर्ली साफ सुथरे नोट्स, ठीक है। नोट्स के अंदर पहली बात तो हर वीडियो में बताता हूँ, अभी तक बताता हूँ, ट्रस्ट रखना है तुम्हें। जितने भी तुम कमेंट सेक्शन में रिप्लाई लिखोगे उसमें से एक ही चीज़ कहता हूँ कि तुमको अपने कंटेंट पे ट्रस्ट रखना है। नहीं तो क्या होगा, तुम भागोगे लास्ट के अंदर कि भाई मेरे नोट्स तो अच्छे नहीं है, चलो मैं किसी और के मांग के पढ़ता हूँ, या यहाँ से पढ़ता हूँ, यहाँ से पढ़ता हूँ। तुमको उन पे ट्रस्ट रखना है। तुम उनको उसी टाइम इतने अच्छे बनाओ कि तुमको अगली बार उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, मतलब कि अगली बार तुम्हें उन्हें डाउट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्लियर है? कभी भी अपने नोट्स को डाउट मत करना, ठीक है। उसके बाद इन नोट्स को प्रॉपरली बनाने हैं। एक बार पढ़ लिए, सारे के सारे गेट के क्वेश्चन लगा लिए ढंग से, ठीक है। उसके बाद इनको साइड में रख देना है, पूरे साल नहीं उठाना है। गिने चुने 2-3 टॉपिक होते हैं जो कि तुमको बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे 2 पोर्ट हो गया, रूट लोकस हो गया, नॉन यूनिटी फीडबैक कंसेप्ट हो गया, स्टेट स्पेस हो गया, कंट्रोल एंड कंपनसेटर हो गया। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं इनके लिए मैं इंडेक्सिंग जो वाला अपना जो अगला सेक्शन है उसमें बताऊंगा कि एक एक टॉपिक को कैसे इंडेक्स करके तुम्हें इंडेक्सिंग से क्या फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो KCL के वैल्यू तुमको बार बार रिवाइज थोड़ी करने की जरूरत है यार, उसी चीज़ को प्रैक्टिस करने से क्या फ़ायदा है, कभी नहीं करोगे प्लीज़। तो नो रिवाइज सब्जेक्ट। अब नो रिवाइज सब्जेक्ट के अंदर ना तो नोट्स रिवाइज करने हैं, ना तुम्हें क्वेश्चन दोबारा लगाने हैं। लाइफ में एक बार नेटवर्क के क्वेश्चन लगाने के बाद दोबारा नहीं लगाने, सिर्फ वही क्वेश्चन लगाने हैं जो तुमने स्टार मार्क किए थे,
इसी की भी मैं एक अप्रोच बताऊंगा बाद में, ठीक है। बेसिकली अब मैं स्टार मार्क नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, मोबाइल के अंदर कैम स्कैनर ऐप होती है, उसके अंदर जो भी अच्छा क्वेश्चन मिलता है उसकी फ़ोटो ले लेता हूँ। बाद में जैसे अपनी गेट के तुम जिस भी गेट के तुम उससे क्वेश्चन लगा रहे हो, मैं मेडीजी की फॉलो करता हूँ, तो उससे मैंने क्वेश्चन लगाया गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें से जो अच्छा क्वेश्चन लगा उसकी फ़ोटो ली, कैम स्कैनर में PDF बनाई, उसमें डाल ली। अगर वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो उसका सोल्यूशन अपने हैंड रिटन रख लूँगा, नहीं तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सिर्फ उस क्वेश्चन की फ़ोटो में उस PDF में रखूँगा जो कि मुझे दोबारा रिवाइज करनी है, और उस PDF का नाम रखूँगा रिवाइज कंट्रोल बेसिकली नेटवर्क क्वेश्चंस। गॉट इट। तो अगली बार जब भी मुझे करना होगा सिर्फ वही क्वेश्चन करूँगा मैं। नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको करता हूँ तो जो मुझे क्वेश्चन, पहली बात तो तुमको खुद पे ट्रस्ट रखना है कि जो तुम्हें क्वेश्चन एक बार में आ गया किसी भी सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं कि सिर्फ नो रिवाइज वाला जो अपन फर्स्ट कंटेंट है, तुम्हें जो एक सब्जेक्ट तुम्हें एक बार जो आ गया तुम्हें एक क्वेश्चन, वो तुम्हें लाइफ में दोबारा आ जाएगा। ये तुम अगर सीख गए ना, तुम अपने गेट के प्रिपरेशन का आधा टाइम ऐसे ही बचा लोगे। सबको पता है, सबको फील होगी जिसने गेट की प्रिपरेशन करी है एक बार। फाइनल जब तुम लास्ट के 3 मंथ्स में आते हो, जब तुम नेटवर्क कंट्रोल उठाने जाते हो, कोई भी सब्जेक्ट उठाने जाते हो, गलती से तुमने अगर क्वेश्चंस वाली बुक उठा ली, गेट के क्वेश्चंस वाली, तुम लाइन से लगाना चालू होते हो। कुछ नहीं लगाते होंगे, वो लकी होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन तुम लाइन से लगाना चालू करते हो। तुमको ये मन करता है ये भी लगा लेता हूँ, ये मन करता है ये भी लगा लेता हूँ। नॉर्मल केसीएल केवीएल के क्वेश्चन लगा रहे हो, ओम्स लॉ के क्वेश्चन लगा रहे हो तुम, अरे क्यों वेस्ट करना है उसमें टाइम? तुमको क्वेश्चन की कोई अंत ही नहीं है। पहली बात तो आधे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई क्वेश्चन कहाँ से लगाएं गेट के अलावा। मैं बोलता हूँ गेट के लगाओ, फिर बोलते हैं गेट के अलावा। अरे गेट के अलावा क्वेश्चन नहीं लगाने हैं कहीं के भी, एटलीस्ट नेटवर्क, एटलीस्ट क्या किसी में भी नहीं लगाने, भूल जाओ। क्लियर है मेरी बात? तो एक बार क्वेश्चन लगा लिए, दोबारा सिर्फ वही क्वेश्चन लगाने जो तुमने कैम स्कैनर में स्कैन करे थे या स्टार मार्क करे थे। तुम्हारी मर्जी, तुम किस में कंफर्टेबल हो। कैम स्कैनर क्यों बेस्ट रहता है आज के टाइम में? क्योंकि पहली बात तो तुम्हारे पास कंसाइज होंगे, तुमको सिर्फ वो क्वेश्चन दिखेगा, बाकी चीज़ें नहीं दिखेगी। जैसे अब मैं मान लो मैं स्टार लगा भी लेता था तो मैं सोचता था कि चलो स्टार लगा लिया, स्टार लगाते लगाते जैसे मैं स्टार क्वेश्चन ढूंढता था ना, तो मेरे को दूसरा कोई क्वेश्चन दिख जाता था, मेरा वो भी मन करने लगता था, फिर वो क्वेश्चन वो सो जाता था। लास्ट में सोचता था यार मैंने क्यों इसमें टाइम बर्बाद करा 15 मिनट कैलकुलेशन करके। क्वेश्चन तो आसान था, क्वेश्चन बड़ा दिखेगा तुम्हें, कंसेप्चुअली पूरा आसान है वो, जिसमें कंसेप्ट थोड़े से टेढ़े हैं। बड़े क्वेश्चंस को कैम स्कैनर में नहीं डालना है, ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन है कैम स्कैनर में, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है तो टफ होगा, जरूरी नहीं है। बड़ा क्वेश्चन है आसान है तो कैम स्कैनर में नहीं डालेंगे, अपने जो भी अपने नोट्स हैं क्वेश्चंस वाले। क्लियर है मेरी बात? तो उन्हीं क्वेश्चंस को तुम्हें देखना है, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, उसका एक सोल्यूशन बना के उसी क्वेश्चन के नीचे ऐड कर लेना है। कैम स्कैनर बहुत आसान ऐप है, थोड़ी बार 1-2 बार चलाओगे तो तुम्हें चलानी आ जाएगी। क्लियर है? तो अब बात करते हैं इन नो रिवाइज सब्जेक्ट में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रिवाइज करने हैं, वो अपन इंडेक्सिंग में बात करेंगे। नेक्स्ट आते हैं तुम्हारे पास 1 डे रिवाइज। ठीक है, 1 डे रिवाइज में ऐसा बोल रहा हूँ कि पहली बात तो नो रिवाइज जो टॉपिक था उनमें तुम्हें शॉर्ट नोट भी बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, शॉर्ट नोट बनेंगे, बिल्कुल एक पेज के शॉर्ट नोट बनेंगे, वो किस चीज़ के लिए होंगे बाद में इंडेक्सिंग में बात करेंगे। ठीक है, केसीएल की थोड़ी शॉर्ट नोट बनाओगे, वी इक्वल्स टू आई लिख रहे हो शॉर्ट नोट में, नहीं लिखना है ऐसा। ठीक है, अब आते हैं 1 डे रिवाइज टॉपिक में। 1 डे रिवाइज टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स। सो नेक्स्ट जो कैटेगरी है अपनी वो होगी तुम्हारी 1 डे रिवाइज। तो 1 डे रिवाइज के अंदर तुम्हें अगेन 2 सब्जेक्ट डालने हैं, तुम्हारी मर्जी, 3 भी डाल सकते हो, 4 भी डाल सकते हो, कैसे भी डाल सकते हो। मैं नो रिवाइज सब्जेक्ट के अंदर बता रहा हूँ कि नो रिवाइज सब्जेक्ट के अंदर तुम्हारे जितने टॉपिक जितने ज़्यादा होंगे उतना बढ़िया है, लेकिन हाँ मैं सजेस्ट करूँगा कि 2 ही रखो। ठीक है, क्योंकि बेसिक है, इसके अलावा कुछ और रख नहीं सकते हो तुम। फिर आते हैं 1 डे रिवाइज टॉपिक के अंदर। तो 1 डे रिवाइज के अंदर तुम जितने चाहो उतने रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। मैं रखता था 2 टॉपिक जो कि थे मेरे मैथ्स, और तुम्हारा दूसरा टॉपिक था तुम्हारा सिग्नल सिस्टम्स। ठीक है, अब तुम बोलोगे सिग्नल सिस्टम, अरे बाप रे ये कैसे रख दिया। सच्ची बता रहा हूँ, ये 1 डे रिवाइज का टॉपिक है, कैसे करना है बताऊँगा थोड़ी देर में, रुकिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स को तुमको अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो तुम्हें पहली बात तो तुम्हें फर्स्ट जब तुम मैथ्स पढ़ते हो तो तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सारे क्वेश्चंस। क्लियर है? तुम्हें मान लो तुम्हारे गेट के अंदर 100 क्वेश्चन आए तो तुम्हें एक ही क्वेश्चन मिलेगा जिसके अंदर कुछ डिफरेंट कंसेप्ट लग रहा होगा। क्लियर है? तो मैथ्स पढ़ते टाइम कैसे करना है, मैथ्स तुम पूरी पढ़ लो। मैथ्स के जब तुम लास्ट में सारे क्वेश्चन जितने क्वेश्चन लगा सकते हो एक बार में लगा लेना, आराम से मैथ्स को 15-20 दिन दे दो। ठीक है, क्योंकि सबका डर रहता है लास्ट के अंदर, क्योंकि अपन मैथ्स पूरे एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं, कभी भी दोबारा काम नहीं आती है। चलो कंट्रोल और नेटवर्क तो बीच में काम आ रही है, कभी किसी क्वेश्चन में काम आ गई, सिग्नल भी काम आ गई, लेकिन मैथ्स नहीं काम आती है। ठीक है, मैथ्स में सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्म काम आएगा, फोरियर सीरीज फोरियर वाले पार्ट काम आएगा तुम्हारे पास, तो वो तो तुम्हारे वैसे भी स्ट्रॉन्ग होंगे। क्लियर है? तो मैथ्स को डिटेल में कैसे पढ़ना है वो तो बाद में बताऊंगा, बस अभी ये ध्यान रखो कि मैथ्स को जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो अच्छे से तुमने जितने तुम क्वेश्चन लगा सकते हो उस टाइम ही लगाने हैं। 100 में से सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा जो तुम्हें डिफरेंट कंसेप्ट का मिलेगा, उन्हें तुम अपने कैम स्कैनर में या तो कैम स्कैनर में डाल सकते हो या अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो जो तुम्हारे मेन नोट्स हैं।
मैथ्स के नोट्स कंसाइज्ड होंगे, बड़ी बड़ी थ्योरी नहीं लिखनी है। जो कोचिंग में पढ़ते हैं उनकी मैं मानता हूँ कि पूरी कॉपी भरा देते हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस देखो तुम कितनी कराते हैं, बिल्कुल जीरो वाला क्वेश्चन भी कराएंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि तुम एक खुद की मैथ्स की कॉपी बनाओ, बिल्कुल छोटी सी, पतली, ज़्यादा पतली भी नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है, कंसाइज उसकी, और उसमें क्वेश्चन डाल लो और सिर्फ उसी कॉपी को तुमको दोबारा रिवाइज करना है। क्लियर है? कभी भी मैथ्स की दोबारा बुक नहीं खोलनी चाहिए क्वेश्चंस वाली, अंत नहीं है। फिर बोल रहा हूँ, टोटल लगाओगे तो आज के टाइम में 1500 से ऊपर क्वेश्चन आए हैं सारी ब्रांचें मिला के मैथ्स के अंदर। कब तक करोगे यार, कब तक करोगे? फर्स्ट टाइम करो। और ऐसा नहीं है कि सबके कर रहे हो। मैं बोलता हूँ, मैं सिर्फ कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी प्रेफर करता हूँ। कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा भी नहीं बोलता हूँ मैं करने के लिए क्वेश्चन। कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी के एक बार सारे क्वेश्चन लगा के देखो, करीब 500 क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, तो उससे तुम्हें थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक एक टॉपिक गिनाने बैठूंगा नहीं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। वो जब टॉपिक देखेंगे अपन, इंडेक्सिंग वाला पार्ट है उसमें देखेंगे। तो प्लीज़ मैथ्स में सबसे ज़्यादा तुम्हारे काम आएगा तुम्हारी जो कॉपी है वो, और तुम्हारे इंडेक्सिंग। तुमने इंडेक्सिंग कैसे कर रखी है मैथ्स के अंदर, हर इंडेक्सिंग तुम्हारे हर सब्जेक्ट में काम आएगी, लेकिन मैथ्स में तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है यार ये। तुमको पता पड़ेगा कि ये कैसे स्टेप चल रहा है, मुंह से तुमको एक एक स्टेप में तुमको निकल जाना चाहिए कि मैथ्स चालू कहाँ से हुई थी और उसके आखिरी टॉपिक क्या है, किस प्रोफाइल के क्वेश्चन आते हैं। इंडेक्सिंग में ऐसा नहीं है कि तुमने कोई स्टैंडर्ड बुक उठाई और उसको चालू कर दिया तुमने, उससे बैठे बैठे इंडेक्स बना रहे हो। इंडेक्सिंग खुद की होती है। अब खुद की कैसे होती है वो तुम्हें अपने आप पता पड़ेगा कि मैं इस टॉपिक में गलती करता हूँ, तो वो टॉपिक तुम्हें ध्यान रहेगा कि ये टॉपिक में गलती करता था, अच्छा ये मेरे इंडेक्स में आएगा। जैसे कि नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम्स, तो नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम्स के अंदर बिल्कुल मिसलिनियस टॉपिक है ये। मैंने तो गेट अकेडमी का एक वीडियो देखा है, तो गेट अकेडमी का बहुत अच्छा वीडियो है, उसको जरूर देखना। एक क्वेश्चन आया हुआ गेट के अंदर। तो ऐसे होता है कि अब मेरे को ध्यान रहता है, जब भी मैं कंट्रोल रिवाइज करने आता हूँ मेरे को ध्यान रहता है कि अच्छा ये वाला टॉपिक है। ऐसे और बोलूँ तो मैं चलो और की बाद में बात करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगला टॉपिक, अगला जो तुम्हारे पास फिर क्या आता है तुम्हारे पास, एप्टी एंड इंग्लिश। देखो भैया, इन टॉपिक को टच नहीं करना है। अगर तुम चाहते हो कि तुम कुछ प्रोबेबिलिटी में करो, तुम कुछ एप्टी में करो, तो वो सिर्फ तुम मेडिसी की एक बुक आती है उसको लेके आना, उसके अंदर एक बार उसको गो थ्रू कर लेना फटाफट, जब तुम्हारे पास टाइम है। ड्रॉपर्स के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ मैं फ्रेशर्स के लिए बोल रहा हूँ। और उसका जो इंडेक्स होता है ना, मैं मेरी वाली दिखा दूंगा, इसके अंदर एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि मेरा इंडेक्स कैसे मैंने बना रखा था। ठीक है, तो उसका जो इंडेक्स था उसके अंदर ही मैंने टॉपिक लिख रखे थे, इस टॉपिक में मुझे ये क्वेश्चन रिवाइज करना है बस। मैंने एक बार देखी थी, बहुत पहले की बात है, और इस गेट से पहले जो इस साल दिया मैंने, उसमें मैंने बस उन टॉपिक को पलट लिया था। मेरे कम 1 या 2 घंटे में पूरी बुक हो गई थी, वो जो भी एप्टी वाली थी। ठीक है, तो एप्टी की बात तो हो गई। इंग्लिश का तुम कुछ कर नहीं सकते हो। देखो, बहुत कभी लक होता है इंग्लिश का, या तो बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के तुम्हें यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मिलेंगे कि कैसे इंग्लिश प्रिपेयर करनी है, तो तुम वहाँ जाके प्रेफर कर लो। मैं कुछ नहीं बता सकता इसके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आता है वो है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, मुझे पता है सबको यही टेंशन रहती है। इस साल तो आ ही गया माइक्रो क्वेश्चन फाइनली, मुझे पता था इस साल क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, गैस था लकी वाला। माइक्रो प्रोसेसर मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने अपने कॉलेज टाइम में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो बात करते हैं कि करना चाहिए ना या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में भी हो, फोर्थ ईयर तो चलो यार इस टाइम की बात है, अभी लॉकडाउन वाला चल रहा है तो इसलिए, बाकी तुम अगर सेकंड या थर्ड ईयर में हो तो तुम्हें डेफिनेटली ये सब्जेक्ट करना चाहिए। तुम्हारे कॉलेज के कोर्स में होगा, मोस्टली कॉलेज में होता है, हमारे कॉलेज में तो था। कैसे करना है, इस सब्जेक्ट को पूरा टाइम दे दो। ठीक है, इसको करीब तुम 5 से 10 दिन लगेंगे मैक्सिमम। ठीक है, सिर्फ 8085 पढ़ना है। 8085 पढ़ के क्या करना है तुम्हें, सिर्फ 10 पेजेस के शॉर्ट नोट बनेंगे इसके। आर्किटेक्चर तुम्हें आसानी से याद रह जाएगा। आर्किटेक्चर के अंदर बहुत बेसिक सा आर्किटेक्चर होता है, इसका जो फ्लैग्स वगैरह होते हैं और इसका जो पेन डायग्राम होता है, तो उसको शॉर्ट नोट में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जब नेक्स्ट टाइम इसको रिवाइज करोगे, अब रिवाइज कब करना है वो बताऊंगा मैं, तो तुम आराम से उस आर्किटेक्चर को तो पढ़ोगे। मेन क्या है, इसके इंस्ट्रक्शन सेट बहुत ज़रूरी है, और टाइमिंग डायग्राम। ठीक है, बाकी डिटेल के अंदर मैं इसका पक्का वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी, कि इसको इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। बस ये ध्यान रखो, इसके 10 पेज के शॉर्ट नोट बनाने हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं लगाने हैं अपन को। इसके गेट में बिल्कुल गिने चुने क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अपन को। किसकी? टाइमिंग और डिले वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, लूप्स वाले, उनकी प्रैक्टिस करनी है एक बार, कि कैसे गिनते हैं अपन, कैसे काउंटिंग करते हैं। ठीक है,
वो क्वेश्चन, वो जो 10 पेज के तुम्हारे शॉर्ट नोट बने उसमें से मैक्सिमम पार्ट क्या मिलेगा तुम्हें, इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं तुम्हारे। अब उन इंस्ट्रक्शन सेट में तुम्हें मेन क्या करना है वो अपन इसके सेपरेट वीडियो में बताएंगे बस वो, ठीक है। तो ऐसे 10 पेज के शॉर्ट नोट बनाएंगे, उसको बना के या तो कैम स्कैनर में रख लो, सबसे बेस्ट है। कैम स्कैनर का सबसे बड़ा फायदा, तुम्हें फालतू की चीज़ें नहीं दिखेगी। फालतू की चीज़ें मैं बताऊँ तो जैसे तुम कोई भी बुक से पढ़ने जाते हो तो तुम जैसे जैसे पलट तो तुमको टेम्पटेशन होती है कि ये वाला पढ़ूँ, ये वाला पढ़ूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ। तो कैम स्कैनर का सबसे बड़ा फायदा है बता रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट नोट का क्या होता है, जब पन्ने हाथ में लेते हो तो तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है। मुझे तो यही होता था, मैं मेरा बता रहा हूँ तो कि भाई मेरे को, ठीक है। तो तुम कैम स्कैनर कैम स्कैनर का सबसे बड़ा फायदा क्या है, तुमको काउंटिंग रहेगी कि अच्छा कंट्रोल के अंदर मेरे 10 पन्ने ही है, फटाफट रिवाइज करके इनको खत्म करते हैं, ठीक है। और तुम जैसे स्क्रॉल कर रहे हो, तुमको बीच में कहीं जाना पड़ गया, ठीक है, तुमने 2 दिन बाद उसको देखा तो तुम्हें याद आएगा कि तुम 6th पेज पे थे, 7th पेज पे थे, तुम वहीं से रिवाइज करना चालू करोगे, टाइम कम वेस्ट होगा, मैनेजमेंट अच्छा होता है। इसलिए कैम स्कैनर बहुत ही अच्छा टूल है तुम्हारे। एक बार ट्राई करना, अच्छा नहीं लगे, सबका अलग अलग होता है, देखो सब अलग अलग होते हैं, बस एक बार ट्राई करना, क्या पता तुम्हें अच्छा लग जाए। क्लियर है। तो इसके 10 पेज के शॉर्ट बनेंगे, एक बार पढ़ना है, उसको उठा के रख देना है। लास्ट जो 3 मंथ प्रिपरेशन होती है, लास्ट की जो 3 मंथ रिवीजन प्रिपरेशन, उसके अंदर उसको उठाना है, वो भी बिल्कुल लास्ट के अंदर, ठीक है। उठाना जरूर है एक बार के लिए, क्योंकि तुमको पता है आजकल बिल्कुल अजीब से पेपर आने लगे गेट के, तो उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है अपना कोर, ठीक है। मतलब कोर पहली बात तो देखो यार, एहसास ही नहीं होता है कोई ना ऐसे कोचिंग्स के अंदर जाता है ना, तो वहाँ पे सबसे पहले नेटवर्क और कंट्रोल के टीचर आते हैं, मुझे पता है क्या होता है सीन। तो वो नेटवर्क और कंट्रोल के टीचर आके तुम्हारे मन में ये डाल देंगे कि देखो कंट्रोल तुम्हारी 15 नंबर की आ जाएगी, नेटवर्क तुम्हारी 15 नंबर की आ जाएगी, उसके बाद तुम मैथ्स कर लेना, वो 15 नंबर की आ जाएगी। तो ऐसे रैंडमली गिना रहा हूँ, मुझे पता है 10, तुम अभी कमेंट सेक्शन में चालू हो जाओगे तो 10 नंबर ऐसे करते करते गिना देंगे और तुम्हें बोलेंगे देखो 60 नंबर तो यहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब बचे हुए तुम्हारे 7 सब्जेक्ट हैं, वो तुम्हारे वही तो तुमको करने हैं। तो यहाँ 60 नंबर तो ये तो निकालो तुम, इसलिए तुम कंट्रोल नेटवर्क ढंग से पढ़ो। तो बच्चों में साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है कि कंट्रोल नेटवर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी चालू करेंगे कंट्रोल नेटवर्क चालू कर देंगे, क्वेश्चन लगाना चालू कर देंगे। नहीं भाई नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हें रैंक तो दूर की बात है, जो तुम्हें सेलेक्ट कराएगी ना, जो तुमको पेपर देखते हैं ना अपन, पेपर देखने के बाद तो जो डर लगता है ना, वो भाई ये क्या आ रहा है, तो वो डर खत्म करेगी तुम्हारी कौन, कोर। तुमको पूरा पेपर देखने की जो एबिलिटी है ना, वो दिखाएगी कोर। कोर नहीं होगी तो तुम पेपर देख भी नहीं पाओगे, तुमको डर लगने लग जाएगा कि हर चौथा क्वेश्चन, हर तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा कोर से मिलेगा तुम्हें। क्लियर है। तो ये तो मतलब इसकी तो मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। इनको पढ़ना कैसे है, हर टॉपिक को इतना टाइम देना है। मैं तो कहता हूँ हर कोर को कम से कम तुम 1 महीना दो, ठीक है। अब 1 महीना ऐसे पागलों की तरह चालू मत हो जाना कि आज मैंने मशीन चालू करी और 30 दिन बाद में मशीन खत्म कर रहा हूँ। 1 महीना देने का मतलब होता है ओवरऑल पूरे जो हमारी प्रिपरेशन के अंदर तुमको उसको 1 महीना देना है। फर्स्ट तुमने इसकी जब बिल्कुल फर्स्ट टाइम तुमने पढ़ा तो 15 दिन की तुम्हारी क्लास में हुई होगी। क्लियर है। फिर नेक्स्ट कभी तुमने इसको 5 दिन के लिए बैठ के और रिवाइज करा, ठीक है। चलो 5 दिन तुमने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम तुमने इसको बैठ के 5 दिन कभी और रिवाइज करा, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट टाइम तुमने 2 दिन कभी और रिवाइज करा। ऐसे करते करते इसको ओवरऑल 1 महीना चाहिए होता है इसको पूरा राइप होने के लिए, ठीक है। अब कोर को पढ़ना कैसे है वो अपन डिटेल में बाद में बात करेंगे। बस ये ध्यान रखना, कोर को कभी भी ऐसे लेके नहीं बैठना 1 महीना मैं कर रहा हूँ लगातार, ठीक है। कोर पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस तो चलो बहुत दूर की बात है, इसके अंदर होते हैं बेसिक कन्वेंशंस, ठीक है। थ्योरी सबको आती है, सबको फॉर्मूले याद रहते हैं सबको, कन्वेंशंस तुम कंफ्यूज होगे कि ये क्वेश्चन किस वैरायटी का है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, स्टार डेल्टा के अंदर कैसे इधर से शिफ्टिंग हो रही है, कैसे एंगल आ रहा है, ठीक है। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये होती है गिवन वैल्यूज, जो क्वेश्चन को पढ़ना रीड करने वाली, इसी में आएगी सबसे ज़्यादा तुम्हें दिक्कत कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। इसके अंदर जो स्टार्टिंग के अंदर जो ट्रांसफॉर्मर की थ्री फेज स्टार डेल्टा ग्राउंडेड, ठीक है, रेटिंग जो लिखी है वो क्या है, फुल लोड कैसे निकालूँ मैं क्वेश्चन से पढ़ के, पावर फैक्टर कैसे निकालूँ, एफिशिएंसी लॉसेस कैसे मैं निकालूँ क्वेश्चन से, कैसे एक्सट्रैक्ट करूँ डेटा, ये तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट आएगा। इससे तुमको सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस और थ्योरी। क्लियर है। तो वो कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पर यूनिट का पर यूनिट कैसे यूज़ करूँ, ये जो एक्स गिवन है पर यूनिट के अंदर ये किधर रेफर होकर आया है, x1 कैसे निकालूँ, x2 कैसे निकालूँ, ठीक है। तो ये सब तुमको सीखना पड़ेगा और इस चीज़ के लिए तुम्हें टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब कोर को मैं 2 सेक्शंस में रखता हूँ, ठीक है। कैसे रखता हूँ, एक पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अलग। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही आसान टॉपिक है, सिर्फ नेटवर्क है, मेरे सबसे वीक सब्जेक्ट था, लेकिन इस साल मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट मैं इसको बोलता हूँ, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा अगर देखा जाए तो ना, इसके जब तुम इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ लोगे ना, तब तुम्हें इतना सा टॉपिक लगेगा। इसके क्वेश्चंस ओरली हो जाएंगे तुमसे, रेक्टिफायर को छोड़ के चॉपर और इन्वर्टर के क्वेश्चन तुम ओरली कर दोगे, इतने आसान होते हैं अगर तुमको थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और बचे हुए जो 2 सब्जेक्ट हैं,
पावर सिस्टम और मशीन। तो इनको दो कैटेगरी में बांटता हूँ, एक तो तुम्हारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और एक पावर सिस्टम और तुम्हारा मशीन हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत रिजेंबलेंस है इन सब्जेक्ट्स का, आपस में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इतने ज़्यादा इनमें काम नहीं आती है, मशीन के एक दो क्वेश्चन रिलेट हो जाते हैं, कभी पावर सिस्टम के रिलेट हो जाते हैं, लेकिन गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी ज़्यादा काम में नहीं आएगी। ठीक है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को अलग रखना है, इसको अलग मेंटेलिटी से पढ़ना है। अगर तुमने सबसे पहले तुम्हें ये दो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है, ये दो सब्जेक्ट जैसे स्ट्रॉन्ग करोगे तुम्हें पता पड़ जाएगा कि क्वेश्चंस में डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे करें, कैसे फुल लोड बताऊं, कैसे मैं रेटिंग बताऊं किसी भी चीज़ की, कैसे इधर से उधर रेफर करूं, क्या होता है टर्न रेशियो, ये सब तुम्हें जब पता पड़ेगा तब तुम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मूव करना। तो सबसे पहले तुम्हें किस पे ध्यान देना है? पावर सिस्टम और मशीन्स पे। अब इनमें से तुम्हारी चॉइस है, तुम पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, सबके अपने में फ़ायदे हैं, सबके अपने नुकसान है। ठीक है, मेरा इवेंचुअली क्या हुआ था, मैं मेरा बता देता हूँ। मेरा मशीन हो गया था, देन मेरा पावर सिस्टम हुआ था। ठीक है, अब मशीन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि लाइन से पढ़ो। ठीक है, जो सेकंड टाइम पढ़ रहा है, जैसे अब ड्रॉप कर रहा है, जो ड्रॉपर पढ़ रहा है, वो सबसे पहले सिंक्रोनस मशीन से चालू करो, देन इंडक्शन, देन डीसी, देन ट्रांसफार्मर। ठीक है, थोड़ा फ़ायदा बेनिफिट मिलेगा, तुम अपने आप जान जाओगे। डिटेल में जब मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा तो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तुमको मेन क्या ध्यान देना है? कोर पे ध्यान देना है। अब कोर पे कैसे ध्यान देना है मैंने अभी बताया। ठीक है, तो प्लीज़ 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 दोनों को पढ़ने का अलग तरीका है। इसके अंदर तुम्हें थ्योरी इतनी थ्योरी पढ़नी है ना, उस थ्योरी को तुमको चाट जाना है पूरा। ठीक है, शॉर्ट नोट पॉसिबल नहीं होते हैं मेरे अकॉर्डिंग कोर के अंदर। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज होती हैं। तुम शॉर्ट नोट में क्या रख सकते हो? ट्रांसफार्मर का अगर तुमने इक्विवेलेंट सर्किट रख दिया है, तुम्हें बेसिक ही नहीं पता कि कहाँ से आया है, तो तुम कोई फ़ायदा ही नहीं है। तुम इक्विवेलेंट सर्किट को भी फिर बाद में तुम बोलो चलो इक्विवेलेंट सर्किट के चीज़ें भी ट्रांसफार्मर डाल देता हूँ कि कैसे आया ये, तो वो तो फिर लॉन्ग नोट्स ही हो गए ना। तो कभी भी मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि कोर के अंदर तुम शॉर्ट नोट बनाओ। किस चीज़ के शॉर्ट नोट बनाने हैं जब डिटेल में बताऊंगा तब डिस्कस करेंगे। जैसे फॉल्ट है तो फॉल्ट के 3 जो सर्किट होते हैं, लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन टू ग्राउंड, ठीक है, और उसके बाद डबल लाइन फॉल्ट, ये 3 सर्किट के शॉर्ट नोट बना लिए। ऐसे मैं बनाता था। ठीक है ना, मैंने कभी भी ऐसे लाइन से बैठ के कभी शॉर्ट नोट नहीं बनाया कि मैंने मेरी मेन नोट्स की कॉपी रखी, अब मैं उसको पढ़ रहा हूँ और उससे शॉर्ट नोट बना रहा हूँ। मैं नीड के अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट बनाता था। मान लो मैंने एक टेस्ट दिया, ठीक है, टेस्ट मैंने बहुत कम लगाया मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने एक टेस्ट दिया तो मुझे पता है कि अच्छा ये टॉपिक मेरे को नहीं आया, लेकिन ये तो मैंने पढ़ रखा था। ये क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरी इसमें मुझे आता सब था, लेकिन मेरे को फाइनल फार्मूला याद नहीं था, तो उस चीज़ के मैंने शॉर्ट नोट बनाया, उस फाइनल फार्मूले का। क्लियर है मेरी बात? हर चीज़ के शॉर्ट नोट बनाने का टाइम नहीं है। तो कोर में तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा तुम्हें शॉर्ट नोट बनाओ, क्योंकि इनके शॉर्ट नोट बनाओगे तो आराम से 100 पेज के जाएंगे। ठीक है, मेरे तो जाते थे, मेरे तो 150 पेज के चले जा सकते थे। मैंने ऐसा नहीं मैंने 150 पेज के शॉर्ट नोट बनाए, मैंने हिसाब लगा लिया था। मैंने डीसी के जब शॉर्ट नोट बनाए थे मेरे 30-40 पेज के डीसी के शॉर्ट नोट हो गए थे। कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक मैंने आज तक शॉर्ट नोट सिर्फ डीसी में ट्राई करें। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैंने शॉर्ट नोट नहीं बनाया, लेकिन मैंने शॉर्ट नोट सेलेक्टेड टॉपिक के बनाए अकॉर्डिंग टू द टेस्ट सीरीज़ जो मैंने लगाई थी। जितने भी मैंने कैसे लगाई है मैं बताऊंगा टेस्ट सीरीज़ का क्या सीन था, जो मुझे नीड लगती थी कि अच्छा ये टॉपिक मुझे याद हो ही नहीं रहा है, तब मैं शॉर्ट नोट बनाता था। ऐसा नहीं कि ये टॉपिक पे पहले शॉर्ट नोट बना रहा हूँ, उसको पढ़े जा रहा हूँ, उसको याद नहीं, ऐसा नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लियर है? तो हाँ, तो अब इधर जो आते हैं, जो ये 2 सब्जेक्ट हैं, इन 2 सब्जेक्ट के लिए तुम्हें क्या करना है? इन 2 सब्जेक्ट के लिए तुम्हें क्वेश्चंस तैयार करने हैं बहुत ज़्यादा, मतलब और बहुत ज़्यादा मैं ऐसा नहीं सब लगा रहा हूँ। गेट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, सफिशिएंट है। गेट के क्वेश्चंस को आराम से बैठ के जैसे तुम अपने सेमेस्टर में सॉल्व करते थे वैसे उन्हें सॉल्व करके एक बार देखना कि मैं स्टेप लिख पा रहा हूँ या नहीं, प्लीज़, है ना। मुझे पता है बहुत बेकार सी चीज़ बोल रहा हूँ, अगली सी, लेकिन दिक्कत क्या होती है, तुम स्टार्टिंग में जब बैठते हो, ठीक है, तो अपन को फॉर्मूले बिल्कुल फ्रेशली याद रहते हैं और अपन फट पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होता है, पी कॉपर आर पी यू इज इक्वल्स टू पी कॉपर लॉस पर यूनिट होता है, सबको पता है। ठीक है ना, स्टार्टिंग में जब बिल्कुल फ्रेशली पढ़ लो, लेकिन बाद में भूल जाओगे। ठीक है, तो कैसे करना है तुम्हें? बिल्कुल जीरो से जैसे अपन डिराइव करते हैं ना, हर क्वेश्चन को डिराइव करने की कोशिश करो कि कहाँ से आया। ठीक है, फॉर्मूले ऊपर नीचे लेके जाओ, फॉर्मूले को मिक्स एंड मैच करो, और हमेशा किसी भी चीज़ में, सारे टॉपिक्स के अंदर हमेशा हर क्वेश्चन को जितने भी लगाओ बिल्कुल फुल टाइम दो। भले दिन के तुम 10 क्वेश्चन ही लगा पा रहे हो, लेकिन ऑल्टरनेट अप्रोच जरूर निकालना। हमेशा क्वेश्चन को खत्म करते हैं, आंसर को डब्बा बना के चेक करके आगे नहीं बढ़ना है, प्लीज़। ठीक है, हमेशा तुमने एक आंसर निकाल लिया, मान लो ये कॉपी है, तुमने फाइनल कुछ आंसर निकाल लिया, अब उस आंसर को दूसरे अप्रोच से पहुंचना, फिर उस आंसर को चेक करना कि तुम्हारा आंसर सही था क्या। ऐसा नहीं आंसर निकाला, इसको चेक कर लिया, फटाफट आगे बढ़ गए। तुमको अपने आप फील आ जाएगी। हर क्वेश्चन में नहीं कह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में ये चीज़ करनी है, जो क्वेश्चन बड़ा है, जो कौन सा कंसेप्चुअल है, उस पर हमेशा ऑल्टरनेट अप्रोच से आके तुम सोचना हमेशा। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या मिलेगा तुम्हें? पहली बात तो ऑल्टरनेट अप्रोच तैयार हो जाएगी, तुम्हें आंसर चेक करने का तरीका आएगा। गेट में करेक्शन, ये भी एक अलग टॉपिक है पूरा कि गेट में गलतियाँ कैसे अपन मिनिमाइज़ करें। तो गेट में गलतियाँ मिनिमाइज़ करने का तुम्हें पता पड़ेगा कि गलतियाँ अच्छा ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। मुझे मेरी गलतियाँ आराम से मिल जाती है, मैं कोई भी क्वेश्चन में गलती करता हूँ मुझे फट से पता पड़ जाता है।
क्लियर है? एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कोई ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन कर रहे हो तो तुमने पहले मान लो उसको प्राइमरी साइड रेफर करके सॉल्व कर लिया, तो उसको तुम सेकेंडरी साइड रेफर करके सॉल्व कर लो। क्लियर है? तो उससे फायदा क्या होगा, तुमको अगर आंसर तुम्हारे मैच कर गए तो तुम्हें पता पड़ जाएगा, ठीक है? और तुम जब ये दो वैल्यूज निकालोगे ना, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, तुम्हें पता पड़ेगा अच्छा प्राइमरी साइड में अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो वोल्टेज ज़्यादा आएगा, करंट कम आएगा, ठीक है? ऐसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो तुम्हारा आंसर अगर मान लो तुमने I1 निकाला और क्वेश्चन में I2 पूछा होगा तो तुम देखोगे कि I2 मेरा बड़ा आ गया I1 से, तो लेकिन आना छोटा चाहिए था, तो तुम्हें ऐसे गलती आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। क्लियर है? डिटेल में बाद में बताएंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आते हैं, अब बचे जो हमारे जो गिने चुने तीन सब्जेक्ट बचे हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? सबसे बड़ा फियर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए, ठीक है? इसको कैसे करना है बताते हैं अभी। उसके बाद तुम्हारा है EMFT, ठीक है? धोखा खा गया इस बार भी, तो EMFT में ध्यान रखना, EMFT को नेगलेक्ट नहीं करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है इसमें तुम सारे अपने पूरा एक महीना निकाल दिया, ठीक है? EMFT 5 दिन मैक्सिमम, ठीक है? फुल बता रहा हूँ जिसने 0 पढ़ी है, 5 दिन मैक्सिमम पढ़नी है, लेकिन पढ़नी है तो बहुत तमीज़ से पढ़नी है। अब पढ़नी कैसे है बाद में बात करते हैं थोड़ी सी देर में। और लास्ट सब्जेक्ट है तुम्हारे पास क्या, मेजरमेंट, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? बाकी सब्जेक्ट तुम बोलोगे मशीन है ये, मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट है जो तुम्हें मशीन और पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना सिखाएगा, ठीक है? प्लीज़ इस सब्जेक्ट को बिल्कुल ढंग से पढ़ना, ठीक है? एक एक चीज़ पता करना, बहुत इंटरेस्ट बनेगा। वाट मीटर के अंदर कॉइल किस मटेरियल की बनती है, मैग्नेट किस मटेरियल का बनता है, टेम्परेचर कैसे, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस किस मटेरियल का है, टेम्परेचर कैसे, कॉइल क्यों, फ्रिक्शनल एरर कैसे कम करते हैं, इस मीटर में एरर क्यों ज़्यादा है, इस मीटर में एरर क्यों कम है, AC कैसे नापते हैं, DC कैसे नापते हैं, वेव्स वो होती क्या है, RMS वैल्यूज़ क्या होती हैं, RMS वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या होता है। प्लीज़ इस सब्जेक्ट को आराम से तुम 20 दिन देना, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना, इसको कोर मान के करो तुम। एक तरह से कोर में 4 मानता हूँ, वो 3 कोर और एक कोर है ये एक तरह से अपना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुमको मेजरमेंट करना आएगा तो तुम्हें बाकी सब्जेक्ट अपना पढ़ने आ जाएंगे। मेजरमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ तुम्हें, मेजरमेंट पढ़ के एक चीज़ फील होगी कि अच्छा अपन को जो क्वेश्चन में डेटा गिवन होता है वो हमेशा वो चीज़ें होती है जो अपन मेजर कर सकें। एग्जाम्पल है, जैसे अब एक मशीन है तो उस मशीन के अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक तो इंटरनल ईएमएफ होता है, एक एक्सटर्नल वोल्टेज होता है, ठीक है? वो टर्मिनल वोल्टेज जो कहते हैं। तो अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा तुम खुद सोचो। क्वेश्चन में या तो अगर वो चला के कह देगा कि ईएमएफ जनरेटेड है, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसने लिख दिया कि एक मशीन है 40 वोल्ट की, तो 40 वोल्ट है क्या? वो 40 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज है जो अपन मेजर कर सकते हैं। कहीं से तो आया होगा ना, वो कहाँ से आया? मेजरमेंट से आया ना, वो मेजर करके आया है। तो तुमको मेजरमेंट से ऐसे हर सब्जेक्ट में तुम्हें ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेगी जिससे तुम्हारे ये जो कन्वेंशंस है ना क्वेश्चन से डेटा निकालने के, कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, वो समझ में आएगा। क्लियर है? तो मेजरमेंट को कैसे पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से इसको तुमको 20 दिन देना है, और इसको प्रॉपर्ली हर 2 महीने में एक बार एटलीस्ट रिवाइज कर लेना। हर बार तुम्हें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हर बार तुम्हें मटेरियल पता करने की जरूरत नहीं कि तुम्हारा फॉस्फोरस ब्रोंज से ये बनता है, तुम्हारा एल्किनो मैक्स से तुम्हारे मैग्नेट बनते हैं, उससे वो तुमको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप याद रहने लग जाएगा थोड़े टाइम बाद, ठीक है ना? मेजरमेंट को सबसे बढ़िया याद रखने का तरीका डिस्कस करो अपने दोस्तों के साथ, उनको बताओ अच्छा कि मीटर में एरर किसी PMC में एरर ज़्यादा क्यों होती है, ऐसे करके PMC में एरर कम क्यों होती है, माय बैड, ठीक है ना? तो ऐसे ही है कि एरर ज़्यादा क्यों, एरर कम क्यों, फ्रिक्शन एरर कब आ रही है, फ्रीक्वेंसी एरर कब आ रही है, तो ऐसे तुमको चीज़ें याद रहेगी, ठीक है? दिमाग में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हर बार रिवाइज करना है, ठीक है? थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक बार ढंग से पढ़ना है, बिल्कुल रिगरसली, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हर बार रिवाइज करना है कि कैसे तरह के क्वेश्चन आते हैं। रैंडम एरर के क्वेश्चन आएंगे, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर प्रोबेबल एरर से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? उसके बाद वाट मीटर मेजरमेंट ऑफ पावर से क्वेश्चन आएंगे, एरर इन वाट मीटर, एरर इन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह वगैरह। तो इसकी डिटेल में बिल्कुल बाद में जाऊँगा मैं, बस अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है? अब लास्ट के बचे हुए 2 सब्जेक्ट EMFT और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? एनालॉग हर साल आ रहा है, तुमको पता है, ठीक है? अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया अपने इलेक्ट्रिकल के लिए, तो ऐसा तो क्या होगा नहीं कि अब आएगा नहीं, बहुत रेयर चांस है, छोड़ना नहीं है। इस सब्जेक्ट को 3 सेक्शंस में तोड़ना है तुम्हें, ठीक है? पहला सेक्शन तुम्हारा क्या है, डायोड सर्किट। पूरा डायोड सर्किट को एक बार पढ़ के छोड़ दो, ठीक है? डायोड में आइडल डायोड, प्रैक्टिकल डायोड, वोल्टेज डबलर, वोल्टेज मल्टीप्लायर वगैरह वगैरह, वोल्टेज रेगुलेटर, ये सब तुमको पढ़ के छोड़ देना है, ठीक है? इसको लाइफ में कभी दोबारा रिवाइज नहीं करोगे तो नहीं करोगे, इतना प्यार से पढ़ो। तो इसको तुम किस में डाल लो, नो रिवाइज वाले टॉपिक में। मैंने ऐसे ही बताया, हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज तोड़ो, ठीक है? उसके बाद तुम्हारे BJT। अब BJT 2 पार्ट में तोड़ जाती है। BJT एक तो बायसिंग सर्किट्स, ठीक? उसके बाद BJT का स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। जब तक BJT के बायसिंग सर्किट चलते हैं जब तक सबको मजा आता है, स्टेबिलिटी फैक्टर वगैरह निकालना, ठीक है? बायसिंग सर्किट पढ़ लिया 3-4, उनमें पता कर लिया कि सबसे बेस्ट कौन है, वोल्टेज डिवाइडर वगैरह वगैरह। उसके बाद जब तुम स्मॉल सिग्नल एनालिसिस चालू होता है तब तुम्हारी सबकी हालत ख़राब होना चालू होती है,
ठीक है। तो इसलिए मैं लास्ट ईयर 2019 के अंदर कहाँ तक पढ़ के गया था, बाइसिंग तक। मुझे लगा था बाइसिंग ही आएगी और मैं मॉसफेट वगैरह वगैरह सब छोड़ गया था, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। लेकिन फिर आएगा लास्ट ईयर भी क्वेश्चन किससे, मॉसफेट से, ठीक है। तो उधर भी नंबर कट गए। तो इसलिए कभी भी सब्जेक्ट को नेगलेक्ट नहीं करना है। पढ़ने का तरीका क्या है, इसको स्मॉल स्टेप्स में पढ़ो, ठीक है। तो तुमने डायोड को पूरा हटा दिया तो तुम्हारी टेंशन खत्म, बिल्कुल टेंशन से खत्म, उसको हटा देना डायोड को, ठीक है। डायोड वाले पूरे उस टॉपिक को, बड़ा टॉपिक है मुझे पता है, उसमें उसको कई लोगों को तो पता ही नहीं होता उसमें क्या क्या है, ठीक है ना। तो जब मैं इस पर बिल्कुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तब बताऊंगा कि सब्जेक्ट में है क्या क्या तुमको पढ़ना है एक्चुअली में अपने एज ए इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, ठीक है। सेकंड जो है तुम्हारा, वो तुम्हारे बीजेटी के बायसिंग सर्किट्स। थर्ड जो है तुम्हारे पास, वो क्या है तुम्हारे पास स्मॉल सिग्नल एनालिसिस बीजेटी का। फिर मॉसफेट तुम्हारे पास एफईटी चालू होता है, एफईटी का तुम्हारा बायसिंग सर्किट्स और उसका स्मॉल सिग्नल, फिर मॉसफेट का बायसिंग सर्किट, उसका स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, और लास्ट के अंदर तुम्हारे पास ऑप एम्प, ठीक है। तो ये जो बीच का पार्ट है, जो मैंने 4 टॉपिक बोले कि बीजेटी, उसका एनालिसिस, एफईटी, मॉसफेट और उसका एनालिसिस, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक जो है तुम्हारे को याद नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। इसलिए इनकी रिवीजन की जरूरत है, ठीक है। अब याद क्या रहेगा, याद रहेगा तुम्हें डायोड सर्किट्स, ठीक है, और ऑप एम्प। ऑप एम्प में कुछ दिमाग नहीं लगाना तुम्हें, सबसे आसान चीज़ है ऑप एम्प। अपने तो आता ही नहीं है कुछ इलेक्ट्रिकल वाले के लिए। इलेक्ट्रिकल वाले के नेगेटिव फीडबैक सिस्टम आएगा, नेगेटिव फीडबैक में वर्चुअल ग्राउंड कैसे भी यूज़ करके सॉल्व कर दो पूरा। पॉजिटिव फीडबैक नहीं आ रहा, प्रैक्टिकल ऑप एम्प नहीं आ रहा है, अपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं आ रहा है, कुछ भी तो नहीं आ रहा, ठीक है ना। डिफरेंशियल एम्पलीफायर नहीं आ रहा, कुछ भी तो नहीं आ रहा है। नॉर्मल सा फीडबैक है तो बार बार रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। एक बार पढ़ो ढंग से, सारे सर्किट देखो, समिंग एम्पलीफायर देखो, तो इंटीग्रेटर देखो, डिफरेंशिएटर देखो, उसके बाद सबट्रैक्टर देखो, डिवाइडर देखो, लॉग देखो, एंटी लॉग देखो, ये सब देख के खत्म करो, ठीक है। और एक पतले शॉर्ट नोट बनाओ, साइड में रख लो, कभी तुमको पढ़ने का मन कर जाए तो, ठीक है। गलती से इसके अंदर थोड़े नॉन आइडल ऑप एम्प के क्वेश्चन आ जाते हैं, CMMR, कॉमन मोड रिएक्शन रेशियो वगैरह वगैरह, जो उसके पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो वो थोड़े उसके लिए अलग से एक 7 पन्नों के शॉर्ट नोट बना लेना। शॉर्ट नोट नहीं, वो तो मेरे शॉर्ट नोट जो भी होते हैं मैक्सिमम मेन नोट्स ही होते हैं मेरे, कभी शॉर्ट नोट और नोट्स अलग नहीं हुए कभी भी, ठीक है ना। तो बस मैं ये था कि पेजेस में बना लेता था और केमिस्ट्री में स्कैन कर लेता था। उसके बाद, ठीक है, तो ये तो वो तुम्हारा एनालॉग का डिटेल के अंदर बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो इसको तो तुमको रिवाइज करना पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए डर, इसका डर निकालना पड़ेगा तुम्हें, कुछ भी कर लो। अब डर निकालने के लिए क्या है, इसको जितनी बार रिवाइज करोगे ना, तो डर निकालने के लिए वही है इंडेक्सिंग, ठीक है ना। अभी मैं बताया जैसे मेरे को इंडेक्सिंग आती है हर चीज़ की, क्लियर है। फिर आता तुम्हारे पास EMFT बहुत आसान है, कुछ नहीं करना तुम्हें, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है, इस साल थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन आ गए थे, लकीली मैं पढ़ गया था वो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वहाँ तक तुम्हें बता दूंगा कि मैं कैसे टॉपिक वाइज पढ़ना है। तो इसमें तुमको सिर्फ एक चीज़ के पन्ना, एक पेज के वो बनाने शॉर्ट नोट, और उसको अपने कहीं पे भी दीवार पे चिपका लेना। वो क्या है तुम्हारे पास, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ठीक है। कैसे एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में जाते हैं, वो कोऑर्डिनेट आया कैसे है, पूरा डिटेल के अंदर रटना नहीं है, हर चीज़ को समझना है कि ये कोऑर्डिनेट बना कैसे है। पूरा कोऑर्डिनेट तुम्हें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट बनाना चाहिए, उसके अंदर हर एंगल को मार्क करना आना चाहिए, क्लियर है। तो ये तुम्हें वहीं से पता पड़ेगा। सिर्फ एक पेज के शॉर्ट नोट बनेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के, बाकी जो तुम्हारे शॉर्ट नोट हैं, बाकी जो तुम्हारे नोट्स हैं, वो तुमको पढ़ के रख लेने हैं, जो इसकी कॉपी बनेगी, और इसके क्वेश्चंस उसी में लगाने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस सिर्फ तुम्हें बार बार किसके लगाने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ कोर के अलावा। उसके अलावा तुम्हें रिपीटेड क्वेश्चन कोर में मैं मेजरमेंट बता चुका हूँ कि मेजरमेंट को भी कोर में गिनता हूँ। तो इन 4 सब्जेक्ट के तुमको रिपीटेड क्वेश्चन लगाने हैं, और किसी भी सब्जेक्ट के तुमको रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, क्लियर। उसके बाद तुम्हारा EMFT, हाँ ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया। नेक्स्ट जो 3 टॉपिक्स हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कल मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।